अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, प्रवास साक्षी में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ अपर्णा यादव जी मौजूद हैं बात करने के लिए। कुछ खास टाइम भी उन्होंने दिया है क्योंकि इस कोरोना जैसी काल में लेकर देखा जाए तो बड़ा जो डरावना समय चल रहा है, इस बीच कोई मिलने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन आज अपर्णा जी ने जहाँ प्रवास साक्षी की बात सुनी तो उन्होंने मिलने के लिए खुद टाइम निकाला है और इसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद भी दूंगा। और क्योंकि कोरोना का समय चल रहा है तो मैं कोरोना से ही सवाल से ही उनकी शुरुआत भी करूंगा। मैम, प्रवास साक्षी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैम, चूँकि कोरोना काल चल रहा है, इसमें काफ़ी आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, इसमें आप भी जानते हैं कि काफ़ी हद तक इसमें मौतें हुई हैं। अगर हम मौतों का आंकड़ा देखें तो सरकार की जो मौत आंकड़े जो बता रहे हैं वो आंकड़े कुछ कम बताए जा रहे थे, लेकिन रियल में जो मीडिया आंकड़े बता रही थी वो उससे 2 गुना 3 गुना ज़्यादा आंकड़े बता रही थी। तो इन आंकड़ों का जो ये फेरबदल हुआ है, ये इसका क्या कारण हो सकता है? या सरकार को सही से सूचना नहीं मिली या फिर सरकार ने छिपा के रखा है? देखिए, सरकार से कभी भी किसी बात भी जो भी प्रदेश में हो रहा है या देश में हो रहा है वो छिपती नहीं है। मैं इतना ही बोलूँगी कि ये एक ऐसा फेज़ आया है हम सबकी ज़िंदगी में कि हमने कभी भी अपेक्षा नहीं करी थी कि इस प्रकार का भी समय हमें देखने को मिलेगा। जहाँ तक सरकार की बात है, यथाउचित व्यवस्था के साथ साथ उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे करी हैं जो कि जनता के लिए कल्याणकारी भी रही हैं। ये एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि एक समय ऐसा ज़रूर आया था जिस समय बहुत पैनिक सिचुएशन हो गई थी। मुझे बहुत अच्छा ये भी लगा कि मीडिया ने पूरी जो स्वतंत्रता और स्वच्छंदता के साथ जो भी चीज़ें दिखाई हम दर्शकों को, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने मीडिया भाइयों का, बहनों का। और ये भी कहना चाहती हूँ कि जिन लोगों के परिवारों में किसी भी तरीके की कोरोना से रिलेटेड मृत्यु हो गई है, उनको भी मैं बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ। हमारे कई लोग जानने में चले गए, पर मैं बस इतना ही कहूँगी कि हम इस प्रकार की ये प्रत्यारोप वाली चीज़ें अभी ना करें। ये समय नहीं है हमारे पास। मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि सरकार के पास सारे आंकड़े जो दे रही हैं वो जिम्मेदारी के साथ दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो गैर जिम्मेदाराना कोई व्यवहार कर रहे हैं। दूसरी बात, जहाँ पर मीडिया ने जहाँ पर भी जो भी चीज़ें दिखाई हैं उसका सरकार पूरा संज्ञान ले रही है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो। मैं चाहती हूँ कि लोग सामंजस्य बना करके काम करें। और कहीं अगर ऑफिसर्स फॉल्ट पर हैं, जहाँ पे बहुत सारे केसेस में आप देखिए कि ऑफिसर्स ने कई जगहों पर लोगों के साथ अत्याचार किए हैं, जहाँ पर भी इस प्रकार की घटनाएं आई हैं वहाँ पे सरकार को उसका संज्ञान लेना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप की अगर बात किया जाए तो कहते हैं कि अगर सरकार में जिसकी भी सरकार होती है तो विपक्ष दल का तो काम ही है उस पर सही काम को भी गलत बताती है, उस पर आरोप लगाती है। लेकिन अगर हम बात करें इसी सरकार के ही, खुद उनकी सरकार है, भाजपा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ही विधायक, सरकार के ही मंत्री हैं, सरकार के ही कार्यकर्ता हैं, सरकार के ही वरिष्ठ नेता, अगर यही उन्हीं के अपने कार्यकर्ता जब खुद सरकार के स्वास्थ्य विभाग पर उंगली उठाते हैं, सरकार के ब्रजेश पाठक मंत्री जी हैं, कानून मंत्री, उन्होंने लेटर लिखा, कई विधायकों ने लेटर लिखा, कई एमएलसी लेटर लिखा है। इस तरह के पत्रों में उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ रखा है कि स्वास्थ्य विभाग को दुरुस्त किया जाए। इस पर क्या? देखिए, किसी को भी ये नहीं पता था कि कोरोना महामारी इस प्रकार का प्रलयंकारी रूप लेकर के आएगी। पहली बार जब लॉकडाउन लगा था तो लोगों ने बहुत ज़्यादा इसकी विभत्सना करी थी। इसमें ये कहा गया था कि क्यों आपने इस तरीके का लॉकडाउन लगा दिया और क्यों इस प्रकार की चीज़ें हुई जिससे लोगों को वापस पलायन करना पड़ गया। और बहुत सारी अन्य बातें थी कि लोगों को खाना नहीं मिल रहा है। तो हमारे जैसे कितने समाज सेवियों ने, कितने स्वयं सेवियों ने, कितने सारे लोगों ने आगे आकर के जो है उन लोगों की मदद करी थी। मैं बस इतनी सी बात कहना चाहती हूँ कि इस कोरोना में बहुत ज़रूरी है कि पीपल कम्युनिटी का एक ट्रस्ट डेवलप हो कि सरकार जो गाइडलाइन हमें दे रही है
कई बार मैं जाती थी, मैं खुद बता रही हूँ आपको कि शादियों में जाती थी, आप जैसे पत्रकार भाइयों से बहनों से बात करती थी, कई लोग कहते थे मास्क नीचे कर दीजिए, पर हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा आगामी आने वाले वर्ष में भी, क्योंकि ये कोरोना अभी हमें नहीं छोड़ने वाला है। कहीं ना कहीं ये अभी भी घात लगाए बैठा है। थर्ड वेव की हम बोल रहे हैं कि हमें एक तरह से एक्सपेक्टेशन है कि वो आएगी, और बच्चों के लिए और भी ज़्यादा साइंटिस्ट बता रहे हैं कि घातक होगी। तो मैं ये समझती हूँ कि जो गाइडलाइन, जो मापदंड सरकार घोषित कर रही है, उनका अनुपालन कड़ाई के साथ जनता करे। और इस प्रकार का निवेदन करती हूँ सभी से कि पैनिक क्रिएट करने की जगह अगर हम जो है अपनी सुरक्षा अपने हाथ में ले करके और सरकार की गाइडलाइन का पालन करें, क्योंकि वो WHO की गाइडलाइन है, वो सिर्फ सरकार की गाइडलाइन नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ उसका पालन करें और अपने घर पर रहें, जहाँ तक ज़रूरी हो वहीं तक आपका जो है निकलना संभव हो। और ऐसा नहीं है कि आप घर से काम नहीं कर सकते। दिस कोरोना, दिस डिज़ीज़ हमें ये सिखाया है कि हम घर पर रह कर के भी काम कर सकते हैं, बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें तो अभी मुख्यमंत्री ने कि जो कोरोना की जो एक टीम थी, जो मुख्यमंत्री का प्रतिदिन उनकी बैठक होती थी, टीम की संख्या आखिर टीम 9 घटा दी गई, उन लोगों मुख्यमंत्री ने कर दी। इसकी वजह क्या थी? देखिए, इसकी वजह तो मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं, इसमें तो मैं नहीं बता सकती हूँ कुछ भी, पर ज़रूर उनको लगा होगा और उनको ये लगा होगा कि इतने लोगों की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए उन्होंने शायद, ये मेरा मानना है कि उन्होंने टीम 11 की जगह टीम 9 कर दिया। पर ये बात जो है, मुझे नहीं लगता इस पे मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता है, ये मुख्यमंत्री जी का निजी। जो उस वक्त जो जानकारी हमें मिल रही थी, मीडिया के तौर पे बताता हूँ, कि जो टीम 11 जब थी तो लोग, उनको, मुख्यमंत्री को लगता था कि जो रियल में जो घटनाएं हैं और जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं मुझसे छिपाए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री को लगता था। इसलिए हो सकता है उन्होंने टीम 9 की कुछ कम कर दी है। हमेशा से योगी जी बहुत ही ज़्यादा जुझारू चीफ मिनिस्टर हैं, मतलब हैं वो। और मुझे एक बात ये भी कहनी है कि खुद भी वो इस कोरोना फेज़ में सेकेंड वेव जब आई तो खुद भी बीमार थे। उसके बाद वो जैसे ही ठीक हुए, वो जगह जगह जा रहे हैं, हर जनपद जा रहे हैं, हर जगह का संज्ञान ले रहे हैं। कई जगह उन्होंने पैदल मार्च करी है और लोगों का हाल जाना है कंटेनमेंट जोन में। ये बहुत ही ज़्यादा सराहनीय कार्य है और विपक्ष को भी इस प्रकार के मुख्यमंत्री का आदर करना चाहिए। देखिए, कमी किस में नहीं होती है, हर जगह कमी है, मगर ये समय हमारे पास ये नहीं है कि हम कमियां ही गिनाते रहें। लेकिन अगर बात करें, चूँकि कोरोना जैसी महामारी है, महामारी क्या समझ लीजिए, एक तरह से काल समझ लीजिए छाया हुआ है, ऐसे समय पे क्या विधानसभा चुनाव की तैयारी करना उचित होगा? बिल्कुल। अभी मेरा ये सजेशन है केंद्र सरकार को, मेरा ये सजेशन है, पोलाइट सजेशन कह सकती हूँ मैं, कि इलेक्शन कमीशन को है कि चुनाव इस समय कराना, मतलब आगामी जो आगे आने वाले साल में है, वो थोड़ा डिले करना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से बंगाल चुनाव में जो भी घटनाक्रम हुआ, उससे देश में एक तरीके का यंगस्टर्स में, यूथ में बहुत आक्रोश है। बंगाल की इस समय बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, इसीलिए नहीं क्योंकि कोरोना बीमारी चल रही है, क्योंकि वहाँ पे कई तूफ़ान आए हैं, यास वहाँ पर आ चुका है, उससे बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुआ है बंगाल। और वहाँ पे कह रहे हैं कि एक और बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोन जैसा डेवलप हो रहा है। तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार और वेस्ट बंगाल सरकार को सुनियोजित तरीके से काम करना चाहिए, जिससे बंगाल के लोगों की हक में हम फैसला ले सकें। और जहाँ तक है उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस की, इनको थोड़ा डिले ज़रूर करना चाहिए। बाकी इट इज़ अप टू द इलेक्शन कमीशन, वो सर्वे सर्वा है, जिस प्रकार का फैसला लेंगे उस प्रकार डिसाइड किया ये तो आपने चुनाव आयोग केंद्र से अपील भी कर दी कि जो हो सकता है चुनाव डिले कर दें अगर इससे माहौल है। लेकिन अगर हम बात करें पार्टियों की जो चुनाव के अपने प्रचार में लग गए हैं अभी से ही, उनके लिए क्या संदेश होगा? क्या उनको चुनाव प्रचार करना चाहिए, रोक देना चाहिए, क्या है? समय तो बिल्कुल भी मुझे लगता है कि पार्टियों को किसी भी प्रकार का चुनावी रणनीति की जगह वो ये रणनीति डेवलप करें कि कोरोना से कैसे हमें फाइट करना है, किस प्रकार से ये जो ब्लैक फंगस, येलो फंगस, वाइट फंगस आ गया है, उसको हमें किस प्रकार से निवारण करना है, उसकी दवाइयों पे ध्यान दें। लोगों की जो बेसिक नीड्स हैं खाने की
और उनकी सब्जियों की, फलों की, इस प्रकार की व्यवस्था कैसे करें। पेट्रोल के, डीज़ल के दाम जो ऊपर जा रहे हैं, उस प्रकार हम उनको कैसे कम करें जिससे लोगों को यातायात और डेली सुख सुविधा में उनके निजी जो जीवन पे इफ़ेक्ट ना करे। गैस के प्राइसेस बढ़ गए हैं, ये हम कैसे कम करेंगे, इस पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, ना कि चुनाव। देखिए, चुनाव तो तब रहेंगे ना जब आदमी रहेगा। जब इंसान ही मर रहे हैं तो किस प्रकार का चुनाव और किस प्रकार की रणनीति हम करेंगे। जाहिर है कि आपने जो ये बात कही है कि चुनाव नहीं होने चाहिए, डिले कर देने चाहिए चुनाव आयोग से, क्योंकि मैं भी यही चाहूँगा कि प्रभात साक्षी की तरफ से जो अपर्णा जी ने जो अपनी अपील की है उस पर ज़रूर अमल करें। और थोड़ा एक अब मेरा थोड़ा क्वेश्चन, अब चूँकि कोरोना से थोड़ा सा हट के रहेगा, कि अगर विधानसभा चुनाव की बाई चांस आगे मौसम ठीक ठाक होता है, कोरोना हट जाता है, तो उसकी तैयारी के लेकर क्या आप तैयार रहेंगे चुनाव के लिए? देखिए, जो भी जैसा भी, अभी समय तो अनुकूल है नहीं इस प्रकार। अभी नहीं अनुकूल है, लेकिन जब अनुकूल होता है तो उसके लिए आप तैयार हैं? जब होगा तब उसी समय मैं डिसाइड करूँगी कि क्या मुझे करना है, क्या नहीं करना है। पर इस समय मुझे नहीं लगता है कि अभी आने वाला जो समय है हमारे सामने बहुत ही कठिन है। जैसा आपने खुद कहा कि एक तरीके से काल जैसा समय है ये, और इस काल से बचने के लिए निरंतर जो है योगाभ्यास करें, निरंतर घर में रहें, सुरक्षित रहें, घर का ही बना हुआ खाना खाएं। ज़रूर मैं कहूँगी, स्विगी ज़ोमैटो खुला हुआ है उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए जिनके घर में थोड़ा परेशानी है खाना बनाने की या जो अकेले रह रहे हैं। पर डेफिनेटली वन शुड ट्राई एंड ईट घर का खाना, और योगाभ्यास करें। योगा डे आने वाला है। तीसरा काम मैं ये कहूँगी कि स्वाध्याय करें, कुछ अपना पढ़ें, जिससे कि आपका मन शांत हो। इस पूरे कोरोना काल में हमने देखा कि इंक्रीज्ड रेट्स ऑफ मेंटल सिकनेस हुई, एंग्जाइटी हुई, लोगों को डिप्रेशन हुए। तो इस सब चीज़ के भी बचने के लिए हमें स्वाध्याय करने की बहुत ज़रूरत है। एक आपसे और मेरी विनती रहेगी कि अब कोरोना संबंधित हमारे सवाल हो चुके हैं, जी जी अब आप उससे थोड़ा सा हट जाइए। जी। सवाल हमारा ये रहेगा कि अगर चुनाव होते हैं विधानसभा में, तो लगभग आप किस पार्टी का दामन थाम कर आगे बढ़ेंगी? अभी तो मैं समाजवादी पार्टी की एक्टिव मेंबर हूँ। मैं हमेशा से कहती आई हूँ, जैसा हम नेताजी मुझे कहेंगे, आदेशित करेंगे, मैं उसी प्रकार की चीज़ें करूँगी। और अभी मैं आपसे फिर वही बात कह रही हूँ कि अभी अनुकूल समय नहीं है ये चुनाव की रणनीति या चुनाव के बारे में डिस्कस करने का। तो जब भी कोरोना फेज़ ये ख़त्म होगा और जो भी इलेक्शन कमीशन का और भी चीज़ों का एक सामंजस्य बैठता है, उस प्रकार से हम अपना निर्णय करेंगे। लेकिन अगर जैसे बात करें, आपने सभी कहा कि चूँकि आप एक समाजवादी पार्टी की और बहू भी हैं, अगर चूँकि देखें समाजवादी पार्टी में आपस में ही लोग काफ़ी कलह से मचा हुआ है, घर परिवार में आपस में ही। होली का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार होता है कि जिसमें कहते हैं दुश्मन भी दोस्त मिल जाते हैं। परिवार के लोग भी होली के त्यौहार में सब अलग अलग नज़र आए, उस नज़रिए को कैसे आप देखती हैं? देखिए, होली पे इस बार भी कोरोना ही था और सब लोग अपने घर ही में रहे, और नेताजी की इस समय बहुत ज़्यादा तबीयत अच्छी है नहीं। ये सभी जानते हैं कि उनका स्वास्थ्य अभी बहुत ठीक नहीं है और वो आराम कर रहे थे। और इस बार भी होली पर उनको यही सलाह दी गई डॉक्टरों ने कि वो घर पे रहें, ज़्यादा किसी से मिलें ना। तो एक घर के मुखिया के अस्वस्थ रहने के कारण भी लोग आपस में नहीं मिले, और ठीक है, जिसका जैसा मन किया उसने इस प्रकार से अपना होली सेलिब्रेशन किया। जी। अगर बात करें हम चुनाव को लेकर, तो चुनाव में चूँकि भारतीय जनता पार्टी आज के समय पे एक काफ़ी मजबूत पार्टी है, जिसको हराना शायद ही अगर किसी पार्टी ने अकेले दम पर हरा दिया तो बहुत बड़ी बात करके दिखा दी। तो क्या गठबंधन को लेकर अगर बात करें, समाजवादी पार्टी क्या किसी से गठबंधन कर सकती है? ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बता सकते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। जैसा उनका मन करेगा वो पार्टी के लिए निर्णय लेंगे, इसमें मेरा कहना कुछ उचित नहीं है। तो ठीक है, आपने फ़िलहाल बात बहुत अच्छे तरीके से बताया, लेकिन जो मुझे जानना था, जो मैं चाहता था, वो आपने मुझे नहीं बताया। मेरा आखिरी सवाल आपसे बस इतना रहेगा कि कोरोना का तीसरी लहर, जो कि बताया जा रहा है कि बच्चों पर असर करेगा, माँओं के लिए आपकी तरफ से क्या संदेश होगा कि वो बच्चों को संभाल के किस तरह से रखें? देखिए, सबसे पहले तो मैं सारी माताओं से ये कहूँगी, जिनके भी बच्चे हैं और जिनके भी घरों में बच्चे हैं, उन माता से, पिता से, उन सभी अभिभावकों से कहूँगी, घर के बड़ों से कहूँगी कि टीका ज़रूर लगवाएं। टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। इस कोरोना के रोकथाम के लिए
आपको टीकाकरण सर्वश्रेष्ठ उपाय है। दूसरी बात जो कहा गया है कि टीके के बाद भी आप एक लेसर रिस्क पे आ जाते हैं। मैंने भी टीका लगवाया है, बहुत सारे इंजेक्शन्स अवेलेबल हैं। अब तो रशियन मेडिसिन भी आ गई है इंडियन मार्केट में, स्पुतनिक वी भी आ गई है। मैं कहूँगी कि आप कोवैक्सीन लगवाइए, आप कोविशील्ड लगवाइए जो भारतीय मूल पे बनी हुई हैं। और इसको लगवाने से आप अपनी ही बचत नहीं, अपने परिवार की भी बचत कर रहे हैं। ये आप सोच करके लगवाएंगे तो मुझे लगता है कि हमारे देश में जो ये एक प्रलयंकारी रूप धरा हुआ है कोरोना, वो कहीं ना कहीं कम होगा और थर्ड वेव को रोकने में भी हम मदद कर सकते हैं। और ऐसा मत सोचिए कि कोरोना नहीं है, ये सिर्फ ज़ुकाम खांसी है। इस सेकेंड वेव ने ये प्रदर्शित कर दिया है, ये आप सबके सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि कितने लोग जो है हमें इस धरती से छोड़ करके स्वर्ग की प्राप्ति कर चुके हैं। मैं ये कहूँगी कि ये बहुत ही भयावह स्थिति है, बहुत ही ज़्यादा इसमें डरने की आवश्यकता है। घर पर रहें और टीका ज़रूर लगवाने चले जाएं। हम अगर टीका की बात करें, वैक्सीनेशन की बात करें, तो आज भी कई लोगों के दिल और दिमाग में टीका के प्रति एक डर बैठा हुआ है। उनको लगता है टीका लगवा रखा है, मैं एकदम स्वस्थ हूँ भगवान के आशीर्वाद से। और मेरी फ़र्स्ट डोज़ कंप्लीट हो गई है, सेकेंड डोज़ मेरी 16-17 तारीख को हो जाएगी, जो अपॉइंटमेंट में लिखा हुआ था लेटर में, जो कार्ड मिलता है हम सबको। तो ज़रूर टीका लगवाए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ना मुझे जुकाम आया था, ना मुझे खांसी हुई थी, ना मुझे बुखार हुआ था। टीका लगवाने के बाद बहुत सारे लोग भ्रांतियाँ फैला रहे हैं। कृपया करके इस तरीके की भ्रांतियाँ टीके के बारे में ना फैलाएं। जो मासूम लोग हैं, जो लोगों किसी की वीडियो देख लेते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत गलत हैं। इस प्रकार की चीज़ें करके आप जो है, जो डॉक्टर हैं और जो भारतीय रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उन पे आप उंगली उठा रहे हैं। और उन सभी लोगों को मैं हिदायत दूंगी कि हमें देश को आगे बढ़ाना है। जब तक हमारी देश की जनसंख्या अच्छी नहीं होगी, रोग से लड़ने की उनमें प्रतिरोधक क्षमता नहीं होगी, तब तक हम अपने देश को कैसे बढ़ाएंगे। वो किसी भी चीज़ में हो, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो डॉक्टरी में हो, चाहे वो इंजीनियरिंग में हो, चाहे वो स्पेस क्राफ्ट में हो, चाहे ये जो आगामी आने वाले चुनाव हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी जनसंख्या सुरक्षित रहे और टीकाकरण इसमें विशेष उपाय रहेगा। जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये देखिए, प्रभात साक्षी पहले से भी कई बार इस बात को उठा चुकी है, आज फिर वही बात फिर दोहरा रहा है। वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। हम इतना तो नहीं कहेंगे कि वैक्सीनेशन आपके लिए एक अमरता का साधन बनेगी, लेकिन ये वैक्सीन आपको कोरोना से लड़ने की अंदरूनी ताकत और शक्ति ज़रूर देगी। वीडियो जर्नलिस्ट अविनाश के साथ देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रभात साक्षी, लखनऊ।